हेलो एवरीवन। सो दोस्तों हम कवर कर रहे हैं जोग्टा अकेडमी की जीएस वाली बुक को लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं हम। और इसमें यदि बात की जाए तो ये आपके जो हिमाचल प्रदेश में जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये बुक काफ़ी हेल्पफुल रहती है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, इसमें हमने हिमाचल प्रदेश का भूगोल पढ़ लिया है, ज्योग्राफी को हमने कवर कर लिया है। देन इसमें हमने प्राचीन इतिहास को कवर कर लिया है, साथ में मिडेवल हिस्ट्री को कवर कर लिया है, मॉडर्न हिस्ट्री को, आधुनिक इतिहास को हमने कवर कर लिया है। इसी के साथ हमने और क्या कवर किया है, तो इसमें हमने जो जिले का डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री होती है वो भी हमने कवर कर ली है। 12 डिस्ट्रिक्ट को हमने लाइन कवर किया है। इसी के साथ इसका चौथा अध्याय आता है इस बुक में। इसमें आता है जैसे कि हिमाचल प्रदेश के एचपी में जो हिमाचल प्रदेश में जो जन आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम होता है वो भी हमने कवर कर लिया है। तो 4 अध्याय इसके हमने कवर कर लिए, मतलब कि लगभग आप मान के चलिए हमने 224 पेज इसके कवर कर लिए हैं। ठीक है। अब आज का हमारा सेशन रहेगा प्रशासनिक इतिहास हम कवर करेंगे। इसी के साथ हमारा एक और सेशन अगर इसी में कवर हुआ तो हमारा इसमें हम सामाजिक रीति रिवाज, नृत्य और भाषाएं भी कवर करेंगे हिमाचल प्रदेश की, और हिमाचल के मेले और त्यौहार कवर करने का टारगेट है हमारा आज का। मतलब कि हम इसमें 230 से लेके 276 टू 76 पेज तक हम कवर करेंगे आज, और ये जल्द ही बुक ये हमारी कवर हो जाएगी। मतलब लगभग मान लीजिए आपके 350 के आसपास पेज हमने कवर कर लिया है। ठीक है। तो और जो इसके जैसे कि एमसीक्यू है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एमसीक्यू वाला सेक्शन है वो हम बाद में करेंगे, जैसे कि उसको पूरा एक्सप्लेन के साथ कवर करेंगे हम, और कौन कौन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, चारों ऑप्शनों का एक्सप्लेन करेंगे। तो उनको हम बाद में कवर करेंगे, जैसे ही बुक कंप्लीट होती है तो उसके बाद उसको कवर किया जाए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। प्रशासनिक इतिहास हम कवर करेंगे। प्रशासनिक इतिहास की बात की जाए तो 15 अप्रैल 1948 को 26 शिमला पहाड़ी रियासतों, अब ये भी आपने ध्यान में रखना है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है विभिन्न परीक्षाओं में। तो 26 शिमला पहाड़ी रियासतें और 4 पंजाब पहाड़ी राज्यों के विलय से, 4 थे पंजाब पहाड़ी राज्यों के विलय से हिमाचल प्रदेश की स्थापना की गई, जिससे हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित मुख्य आयुक्त प्रांत बना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका टीजीटी 8 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, कमीशन के एग्जाम में, कि मुख्य केंद्र शासित मुख्य आयुक्त प्रांत पूछा गया था। तो कब बना? 15 अप्रैल 1948 को। विलय की गई 30 पूर्ववर्ती रियासतों में चंबा, कौन कौन सी रियासतें थी अब ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये एचएस के लिए जो एग्जाम होता है उनमें पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो चंबा थी, मंडी थी, सुकेत, बुशहर, और इसके सहायक जैसे खनेटी हो गया, देलत, क्योंथल, और इसकी सहायक होगी कोटी, ठियोग, मधान, घुंड और रतेश, बागल और बघाट, जुब्बल इसकी सहायक जैसे राबिन और तांडी, डाडी, कुमारसेन, भज्जी, महलोग, बलसन, धामी, कुठाड़, कुनिहार, मंगल, बेजा, दरकोटी, थरोच या थरोट, सांगरी, सिरमौर, ये शामिल थी रियासतें। ठीक है। अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक प्रभाग में 4 जिले शामिल थे। कौन कौन से थे? चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर जिले शामिल थे। इसके बाद यदि बात की जाए 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली। ठियोग रियासत भारतीय संघ में विलय करने वाली पहली रियासत थी। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो ठियोग रियासत थी वो भारतीय संघ में, इंडियन यूनियन में विलय करने वाली पहली रियासत थी, जिसके बाद जुब्बल में एक जिम्मेदार सरकार की स्थापना की गई, और बुशहर और राज्य के अन्य क्षेत्रों में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए गए। इसके बाद क्या होता है, 28 जनवरी 1948 को सोलन में आयोजित एक सम्मेलन में सर्वसम्मति से हिमाचल प्रदेश के गठन का फैसला लिया गया। तो सोलन में ये आयोजन हुआ था, ये भी आपने ध्यान। हालांकि राज्य के भविष्य और उसकी सीमाओं के बारे में अलग अलग राय सामने आई। पंजाब के नेताओं ने महापंजाब के निर्माण का समर्थन किया, जबकि उत्तर प्रदेश के नेताओं ने ग्रेट उत्तर प्रदेश का लक्ष्य रखा, जिसमें टिहरी, गढ़वाल, सिरमौर और अन्य शिमला पहाड़ी राज्य शामिल थे। अब पटियाला के महाराजा ने चंबा, शिमला पहाड़ी राज्यों, सिरमौर, क्योंथल और नालागढ़ को पटियाला राज्य में विलय करके कोहिस्तान के गठन की कल्पना की। तो कोहिस्तान के गठन की कल्पना की थी। उसके बाद केंद्र सरकार बड़े राज्यों का समर्थन करने की ओर झुकी। हिमाचल प्रदेश के स्थानीय नेता 2 समूहों में विभक्त थे। डॉक्टर वाई एस परमार और पंडित पद्मदेव के नेतृत्व में एक समूह में अपने उद्देश्यों
को सफलतापूर्वक प्राप्त किया और भागमल सोठा और सत्यदेव भूसेरी के नेतृत्व में दूसरा समूह रियासतों का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहा, लेकिन अपनी योजनाओं को साकार करने में विफल रहा। उसके बाद 2 मार्च 1948 को राज्य सचिव और पहाड़ी राज्यों के शासकों के बीच एक बैठक में हिमाचल प्रदेश गठन के निर्णय की पुष्टि की गई। उसके बाद क्या होता है, हिमाचल प्रदेश के मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में हम बात करेंगे तो 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित मुख्य आयुक्त प्रांत बना और स्थापना 1948 के समय हिमाचल प्रदेश की कुल क्षेत्रफल कितना था, ये क्वेश्चन बनता है। तो 27,018 वर्ग किलोमीटर था। जनसंख्या कितनी थी? 9.35 लाख थी। 1954 में बिलासपुर रियासत के विलय के साथ हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 28,247 वर्ग किलोमीटर हो गया। हालांकि 1966 में पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों के हिमाचल प्रदेश में विलय के साथ राज्य का क्षेत्रफल बढ़कर 55,673 वर्ग किलोमीटर हो गया। अब हिमाचल प्रदेश का मुख्यालय शुरू में शिमला में ब्रिटिश भारतीय विदेश कार्यालय की इमारत में स्थित था। दुर्भाग्य से 9 मई 1957 को आग लगने से इमारत नष्ट हो गई। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य आयुक्त NC मेहता, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। प्रथम मुख्य आयुक्त कौन थे हिमाचल प्रदेश के? तो NC मेहता थे। ठीक है, NC मेहता थे, जिन्होंने 1948 में पदभार संभाला और उसके बाद E पेड्रल मून ने उप मुख्य आयुक्त के रूप में कार्य किया और 1950 में दूसरे मुख्य आयुक्त बने। भगवान सहाय ने 1951 में तीसरे मुख्य आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। 30 सितंबर 1948 को मुख्य आयुक्त को सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस परिषद में मंडी, चंबा और बाघाट सोलन के 3 तत्कालीन शासकों के साथ 6 जनप्रतिनिधि शामिल थे, जिनके नाम थे श्रीमती लीलावती, YS परमार, मेहता अवतार चंद, स्वामी पूर्णानंद, श्री पद्मदेव, L शिव चंद दास। हालांकि परिषद की अनदेखी की गई और अंततः इसके सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। उन दिनों सचिवालय को हिमाचल धाम कहा जाता था, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। उन दिनों सेक्रेटरीट को क्या कहा जाता था? हिमाचल धाम कहा जाता था। ठीक है, 15 अप्रैल 1948 को चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू जिले बने। तो 15 अप्रैल 1948 को चंबा, मंडी, सिरमौर, महासू जिले बनाए गए। 1950 में एनक्लेव के अवशोषण आदेश के तहत उत्तर प्रदेश के 2 गांव संगोग और भुट्टर जुब्बल तहसील में शामिल किए गए। पेप्सू के चबरोट क्षेत्र को कुसुम्पटी तहसील में मिला दिया गया। बदले में कुसुम्पटी तहसील के 7 गांव पंजाब को दिए गए। ये गांव संजौली, बाकना, भराड़ी, कुसुम्पटी, काटो और रामपुर थे। एज चीफ कमिश्नर प्रोविंस 1948 में आफ्टर मर्ज ऑफ बिलासपुर इन 1948, ये नक्शा बताया गया है ना। आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पंजाब 1966, तो आफ्टर ये है। ठीक है, तो ये बताया गया इसमें। तो ये इस तरह के नक्शे थे। उसके बाद हिमाचल प्रदेश पार्ट C राज्य के रूप में यदि बात करेंगे तो भाग C स्टेट की बात करेंगे तो 1951 में हिमाचल प्रदेश पार्ट C ग श्रेणी राज्य बन गया। उपराज्यपाल को राज्य का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया। 36 सदस्यीय विधानसभा का गठन किया गया। तो ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। 1 मार्च 1952 को मेजर जनरल MS हिम्मत ने राज्य के पहले उपराज्यपाल का पदभार संभाला। उसके बाद ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 24 मार्च 1952 को यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। साथ ही पंडित पद्मदेव और पंडित गौरी प्रसाद मंत्री बने। मुख्य आयुक्त का पद समाप्त कर दिया गया। मार्च 1952 ईस्वी में श्री KL मेहता राज्य के पहले मुख्य सचिव बने, प्रथम सेक्रेटरी बने। उसके बाद 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया और बिलासपुर के राजा आनंद चंद विलय के खिलाफ थे। उनका मानना था कि बिलासपुर या तो एक स्वतंत्र राज्य होना चाहिए या पंजाब में विलय होना चाहिए या फिर पाकिस्तान में विलय होना चाहिए। उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिलासपुर में स्वतंत्रता पार्टी की स्थापना की और बिलासपुर में 2 तहसीलें थी,
बिलासपुर और घुमारवीं। 1954 में सौहार्दपूर्ण संबंधों की प्रक्रिया शुरू करने और सरकारी गतिविधियों को की प्रचारित करने के लिए जनसंपर्क विभाग की स्थापना की गई और 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और 1956 में इसकी सिफारिश को लागू किया गया, जबकि आयोग के 2 सदस्यों ने हिमाचल प्रदेश को पंजाब में विलय करने की सिफारिश की। आयोग के अध्यक्ष फजल अली ने अपने वीटो का इस्तेमाल किया और हिमाचल प्रदेश को एक अलग राज्य के रूप में बनाने का समर्थन किया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उभरा, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को फजल अली आयोग की सिफारिश पर उपराज्यपाल के प्रशासन के तहत एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी बनाया गया। सरकार को एक लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान करने के लिए भारतीय संसद ने दिसंबर 1956 में प्रादेशिक परिषद अधिनियम पारित किया और विधानसभा को 43 सदस्यों वाली एक प्रादेशिक परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें 2 सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित किए गए और बाकी निर्वाचित हुए। राजा बजरंग बहादुर उपराज्यपाल बने। चचोट निर्वाचन क्षेत्र में ठाकुर करम सिंह प्रादेशिक परिषद के अध्यक्ष बने। 1957 में भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के एक संयुक्त आईपीएस कैडर बनाया और जो गृह मंत्रालय के अधीन काम करते थे। 1 मई 1960 को किन्नौर की चीनी तहसील से अलग किया गया और रामपुर तहसील के 14 गांवों को भी इसमें जोड़ा गया। ये भी आपने ध्यान में रखना है। प्रणाली में खामियों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने तत्कालीन केंद्रीय कानून मंत्री श्री अशोक सेन के नेतृत्व में एक समिति नियुक्त की गई। समिति ने 1962 में पहली अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और प्रादेशिक परिषद को और अधिक विषय हस्तांतरित करने की सिफारिश दी। परिणाम स्वरूप संघ शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 में प्रादेशिक परिषद के स्थान पर एक विधानसभा भारत सरकार द्वारा मनोनीत 3 सदस्यों के साथ 40 सदस्यों वाली का प्रावधान किया था। डॉक्टर वाईएस परमार ने 1 जुलाई 1963 को 2 मंत्री ठाकुर करम सिंह और हरिदास के साथ दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 1965 में क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग सिविल और पुलिस कैडर बनाए गए, इसलिए दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार के पास 1 दिसंबर 1965 में अपने स्वयं के कैडर थे। पंजाब के पुनर्गठन का मूल्यांकन करने के लिए 28 सितंबर 1965 को हुकम सिंह समिति का गठन किया गया। इस आयोग ने हरियाणा के गठन और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल प्रदेश के विलय करने की सिफारिश की। उसके बाद क्या होता है, 1966 में जब पंजाब का पुनर्गठन किया गया तो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल और स्पीति और शिमला को 4 जिलों के रूप में बनाया गया। पंजाब के पहाड़ी जिलों को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। 20 नवंबर 1966 को हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की स्थापना की गई। उसके बाद हिमाचल प्रदेश एक पूर्ण राज्य के रूप में देख लेते हैं। 18 दिसंबर 1970 को संसद द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित किया गया और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, जो भारत का 18वां राज्य बन गया था। अब एस चक्रवर्ती को हिमाचल प्रदेश का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। उसके बाद 29 अगस्त 1972 को कांगड़ा, महासू, शिमला, कंडाघाट और नालागढ़ जिलों का पुनर्गठन किया गया और कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना अलग जिले बन गए, जबकि महासू और शिमला जिले को शिमला और सोलन में पुनर्गठित किया गया। 15 मई 1986 को निम्नलिखित संभागों का पुनर्गठन किया गया, जैसे कि विभाजन की बात करेंगे, विभाजन मुख्यालय और जिले शामिल है। जैसे कि कांगड़ा की बात करेंगे, मुख्यालय धर्मशाला था, ऊना, कांगड़ा, चंबा डिस्ट्रिक्ट बने। उसके बाद मंडी की बात करेंगे, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, किन्नौर, सोलन और सिरमौर, ये संभागों में डिवीजन में बांटा गया। हिमाचल प्रदेश प्रशासन के बारे में मुख्य तथ्य,
जिले कितने हैं? 12। ये क्वेश्चन आपके टीजीटी आर्ट्स की एग्जाम कमीशन में पूछा जा चुका है। विभाग कितने? 3 हैं। उप विभाग 53 है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 4 है, मतलब लोकसभा की सीट यदि बात की जाए तो 4 है। राज्यसभा की सीट की यदि बात की जाए तो 3 है। जिला परिषदें 12 है। उसके बाद ग्राम पंचायतें कितनी है? 3615 है। तो ये आपका 2011 का आंकड़ा है, ठीक है। अभी जनगणना होगी तो उसके बाद ये आंकड़े चेंज होंगे। ब्लॉक की बात करेंगे, 88 ब्लॉक है। मुख्य सचिव सभी विभागों के प्रमुख होते हैं तथा प्रत्येक प्रभाग का प्रशासन एक संभागीय आयुक्त द्वारा किया जाता है। पांगी उपखंड के लिए एक रेजिडेंट कमिश्नर होता है। जिले का नेतृत्व जिला कलेक्टर या आयुक्त या उपायुक्त करते हैं तथा पुलिस अधीक्षक एसपी कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करते हैं। ब्लॉक स्तर पर राज्य द्वारा नियुक्त एक खंड विकास अधिकारी बीडीओ होता है। उसके बाद 27 अगस्त 2014 को राज्य सरकार ने पटवार मंडलों के आधार पर तहसीलों और उप तहसीलों का वर्गीकरण किया है, जिसमें कि यदि बात की जाए तहसील की श्रेणी, पटवार सर्कलों की संख्या। श्रेणी ए में बात की जाए तो 30 या अधिक, श्रेणी बी की बात की जाए तो 15 से 29 सर्कलों की संख्या और श्रेणी सी के अंतर्गत 15 से कम पटवार सर्कलों की संख्या की गई है। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग HPPSC की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 25 अप्रैल 1931 को अनुच्छेद 315 से 323 के तहत की गई। इसमें कम से कम 4 सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य अधिकतम 6 साल या 62 वर्ष की आयु तक सेवा कर सकते हैं। पहले अध्यक्ष लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल KH कटोच थे। तो ये क्वेश्चन जो है आपका 6 साल या 62 वर्ष की आयु जो ये पूछा जा चुका है। टीजीटी कमीशन का जो एग्ज़ाम हुआ आपका अभी, उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा चुका है एक शिफ्ट में। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कि निम्न में से जो आपका ये होते हैं हिमाचल प्रदेश, जैसे लोकसभा आयोग, ऐसा क्वेश्चन था उसमें पूछा गया। जैसे मुझे याद है कि लोकसभा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कब से कब तक होता है, तो इसमें ऑप्शन था ये 6 साल से 62 वर्ष की आयु तक। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीजीटी आर्ट्स कमीशन के एग्जाम में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान की बात करेंगे। फेयर लॉन्स में स्थित हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना 1 जनवरी 1974 को की गई। इसका निर्माण शुरू में श्री R डिक्सन द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में नवाब मुजफ्फर अली खान किजलवास ने इसे अपने अधीन कर लिया। मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी IAS अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन अधीनस्थ बोर्ड HPSSCB, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन अधीनस्थ बोर्ड की स्थापना 6 अक्टूबर 1998 को हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष KC मल्होत्रा थे और पहले सचिव निर्मल सिंह थे। इसका उद्देश्य हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, विधानसभा और HPPSC के अंतर्गत आने वाले पदों को छोड़कर तृतीय श्रेणी के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाना है। हिमाचल प्रदेश पेपर लीक मामले में 21 फरवरी 2023 को भंग कर दिया गया और इसके स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को स्थापित किया गया, HPRCA, हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी आयोग। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग HPRCA की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग HPRCA की स्थापना 30 सितंबर 2023 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के साथ अनुच्छेद 192 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत की गई। नया भर्ती आयोग कार्मिक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करेगा। HPRC के कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन ग्रुप C सेवाओं पदों पर प्रारंभिक नियुक्ति के लिए सिफारिशें करना और विभागों, निगमों, बोर्डों और विश्वविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के पद भरने के लिए आयोग परीक्षा लेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग का मुख्यालय हमीरपुर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त की बात करेंगे। लोकायुक्त की अवधारणा स्वीडन के संविधान से लोकपाल की संस्था से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को प्रशासनिक अन्याय या सार्वजनिक अधिकारों द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से बचाना है।
तो ये क्वेश्चन भी आपका टीजीटी आर्ट्स के एग्जाम में पूछा गया था, लोकपाल से संबंधित। भारत में इसी तरह की संस्था की स्थापना की मांग सबसे पहले के.एम. मुंशी संसद सदस्य ने 1960 में या सिफारिश की थी कि 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग ARC ने 2 स्तरीय तंत्र की सिफारिश की थी, जिसमें केंद्रीय स्तर पर एक लोकपाल और प्रत्येक राज्य में लोकायुक्त शामिल थे, जो सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों का समाधान करते थे। उसके बाद क्या होता है, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1983 में पारित किया गया। 1983 में पारित किया गया, ये भी आपने ध्यान में रखना है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता से परामर्श के बाद लोकायुक्त की नियुक्ति करते हैं। लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। न्यायमूर्ति TBR टाटाचार्य को हिमाचल प्रदेश राज्य का पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया। तो ये भी ध्यान में रखना आपने, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात करेंगे। 1 जनवरी 1986 को स्थापित किया गया था। उसके बाद यदि बात की जाए न्यायाधिकरण के पहले न्यायमूर्ति HS ठाकुर थे। कौन थे? HS ठाकुर थे। अब तक इसे 2008 से 2019 में 2 बार समाप्त किया जा चुका है। न्यायाधिकरण मुख्य रूप से राज्य सरकार के कर्मचारियों की सिफारिश के प्रावधान से संबंधित है, जो उनकी सेवा शर्तों जैसे सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि से संबंधित है। इसके समाप्त होने के बाद सभी लंबित मामलों को राज्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की बात करेंगे। अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है और 1948 में यहाँ न्यायिक आयुक्त न्यायालय की स्थापना की गई। 29 अप्रैल 1967 को 2 नए जिले एवं सत्र न्यायालय स्थापित किए गए, जो एक शिमला के लिए, दूसरा कांगड़ा के लिए। 1 मई 1967 को दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम 1966 का अधिकार क्षेत्र न्यायिक आयुक्त न्यायालय शिमला से दिल्ली की हिमाचल पीठ की जगह हिमाचल प्रदेश के केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ा दिया गया और 1971 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना एक मुख्य न्यायाधीश और 2 न्यायाधीशों के साथ की गई। वर्तमान में न्यायालय की स्वीकृत शक्तियां मुख्य न्यायाधीश सहित 13 न्यायाधीश है। तो ये क्वेश्चन आपका हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश राज्य न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति MH वेग थे। हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश 5 अगस्त 1991 को श्रीमती लीला सेठ बनी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। हिमाचल प्रदेश न्यायिक अकादमी की बात करेंगे। बात करेंगे तो 24 नवंबर 2005 को स्थापित हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के अधीन कर्जन हाउस, लॉर्ड कर्जन का निवास में स्थित प्रशिक्षण, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास आदि प्रदान करता है। शिमला जिला न्यायालय परिसर शिमला के गोथिक वास्तुकला से प्रेरित पहली संरचना दिसंबर 2012 में पूरी हुई। इसमें पुलिस लॉकअप, कोर्ट रूम, बार रूम आदि है। गोथिक वास्तुकला, ये आपने ध्यान रखना है, जो शिमला जिला न्यायालय परिसर है वो गोथिक वास्तुकला से प्रेरित है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद कानूनी सहायता क्लिनिक की बात की जाए। हिमाचल प्रदेश ने कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले बेसहारा लोगों की मदद के लिए सभी जिलों में 49 कानूनी सहायता क्लिनिक स्थापित किए। पूर्व मुख्य न्यायाधीश P सदाशिवम ने 24 जनवरी 2014 को इस योजना का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत की गई थी। हिमाचल प्रदेश में आयोग की स्थापना 24 अप्रैल 2013 को की गई।
श्री श्यामा डोगरा इसके पहले अध्यक्ष थे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड एवं शहरी विकास प्राधिकरण हिमुडा की बात करेंगे, ये भी काफी चर्चा में रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड की स्थापना 1972 में हुई थी, जिसका नाम बदलकर 2004 में हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण हिमुडा कर दिया गया। इस प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य राज्य में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न आवास योजनाओं के तहत आवासीय कॉलोनियों का विकास करना है। कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम है, जैसे हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1980 पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1968 ये भी पूछा जाता है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जैसे कि एचएस का एग्जाम होता है तो वहाँ पर सम्मिलित करवाने के लिए आते हैं। अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है, सामाजिक रीति रिवाज, नृत्य और भाषाएं। सामाजिक रीति रिवाज, नृत्य और भाषाएं, ये हमारा टॉपिक अगला शुरू हो जाता है। जन्म संबंधी रीति रिवाज की बात करेंगे। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में पति द्वारा अपनी पति की गर्भावस्था के दौरान किसी पशु को व्यक्तिगत रूप से न मारने की प्रथा है, हालांकि उन्हें मांस खाने की अनुमति है। गर्भवती महिला को आग, नदियों, जंगलों या किसी भी एकांत क्षेत्र में जाने से मना किया जाता है जहां आमतौर पर लोग नहीं आते हैं। उसे मृत व्यक्ति का चेहरा नहीं देखना चाहिए। धार्मिक अवसरों पर जब पति पत्नी विभिन्न अनुष्ठान करने के लिए एक साथ बैठते हैं तो यदि महिला गर्भवती हो तो उन्हें एक सूत्र में नहीं बांधना चाहिए। इसके अलावा जब कोई महिला गर्भवती होती है तो उसे सूर्य या चंद्र ग्रहण को सीधे ना देखने की सलाह दी जाती है। ये रीति रिवाज है हिमाचल प्रदेश के, है ना। तो वैसे तो क्वेश्चन नहीं बनता, परंतु स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कई बार कथन और कारण वाला क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना रहती है एचएस के एग्जाम में, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे अपंग हो जाते हैं। जो आपका सूर्य और चंद्र ग्रहण को सीधे ना देखने की सलाह दी जाती है, तो ये क्यों दी जाती है? इससे क्या होता है कि बच्चे अपंग पैदा हो जाते हैं, ये एक मान्यता है। जनजातीय क्षेत्रों में बच्चे के जन्म के समय माँ को अक्सर एक अलग कमरे में रखा जाता है। कभी कभी मवेशियों के बाड़े, गोहड़ या ओवर में। आज ऐसी प्रथाएं प्रचलन में नहीं है, पहले थी, ठीक है। ऊपर की जो क्षेत्र थे, ठीक है, बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद सभी जानते होंगे, जैसे कि जो जहाँ के जिस जिस क्षेत्र का है, तो आपको पता होगा किस तरह की प्रथाएं थी। बच्चे को जन्म देने के तुरंत बाद माँ को घी और गुड़ का मिश्रण पीने के लिए दिया जाता है जिसे गुरनी, लाफी या लाहट्टू के रूप में जाना जाता है, और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है हर डिस्ट्रिक्ट में। वह मीठा दलिया खाती है, प्रसव पीड़ा के दर्द से उभरने के लिए दूध और घी का मिश्रण लेती है। तो ये अभी तक है ऐसा रिवाज। रिश्तेदार और मित्र बच्चे के पिता को बधाई देते हैं और उसे ₹1 के साथ ध्रुवा भेंट करते हैं। पिता ध्रुवा अपने पास रख लेता है और ₹100 को दुगनी राशि के साथ लौटा देता है। इस प्रथा को बधाई कहा जाता है। शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में जुब लगाना कहा जाता है। शिशु के जन्म के बाद माँ के अशुभ होने की प्रथा 10 दिन, मतलब कई जगह 13 दिन मानी जाती है, ठीक है, कई जगह 10 दिन, कुछ मामलों में 20 तक चलती है। इन 10 दिनों के दौरान कोई भी उसके हाथ से खाना पीना स्वीकार नहीं करता। अशुभता के इन दिनों को परिवार द्वारा मनाया जाने वाला सूतक या स्कोड़ दिन सूतक कहते हैं, ठीक है। निचले क्षेत्रों में जैसे शिवालिक वाली रेंज है जो वहाँ पर सूतक कहते हैं, और जो ऊपर वाला क्षेत्र जैसे सिरमौर हो गया, रामपुर हो गया, वहाँ पर स्कोड़ दिन कहते हैं ना। सूतक की भी अवधि समाप्त होने के बाद दही, चीनी, गाय के मूत्र और गंगा जल का मिश्रण घर के सभी कपड़ों पर छिड़का जाता है। सभी छोटे और बड़े सदस्य इसे चखते हैं। इस समारोह को गुंतराल या सींज या दसोटन
हिमाचल के पूर्वी भाग में कहा जाता है। ठीक है, एक और नाम कहते थे, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है, क्या कहते हैं, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद 9 या 13 दिन के बाद होम या होमन करवाया जाता है, बच्चे का नामकरण संस्कार होता है एक तरह से वो, तो उसके बाद ये चीज़ें खत्म हो जाती है, मतलब ये जो आपका सूतक है वो उठ जाता है। सूखे मेवों में बनी सुंड जैसे मिट्टी कुकीज, सुंड तो जैसे कई क्षेत्रों में कहते हैं, मतलब जो आपके ड्राई फ्रूट होती है उनसे बनी होती थी, परंतु मीठी कुकीज भी कहते हैं, को नज़दीकी रिश्तेदारों या गांव वालों में बांटा जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि बच्चा उस व्यक्ति के स्वभाव को अपनाता है जो उसे घुट्टी टॉनिक की पहली खुराक देता है। लड़के की जन्म की घोषणा गुड़ के ढेलों या भुने हुए अनाज से बने मूड़ा को बांट कर की जाती है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी प्रथाएं हैं। किन्नौर क्षेत्र में संपन्न परिवार गांव वालों को स्वादिष्ट भोजन और शराब पर दावत देते हैं। इस प्रथा को सुकुड़ के नाम से जाना जाता है। ब्राह्मणों में नामकरण, चूड़ाकरण, पहले उसके बाल काटना और अन्न प्रसन्न अनाज खिलाना समारोह किए जाते हैं। अक्सर लोग बच्चे के गले में छोटे चांदी और तांबे के जंतर जंतर जिसे ताबीज कहते हैं लटकाते हैं, ताकि बुरे ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचा जा सके। गढ़मूल नक्षत्र समय में पैदा होने वाले बच्चे को अशुभ माना जाता है, अगर अक्सर उन्हें जन्म के तुरंत बाद ही दान कर दिया जाता है। पहला बाल काटने का समारोह जटलू जन्म के तीसरे, पांचवें या सातवें वर्ष में होता है, जिसे जो निचले वाले क्षेत्र है उस वहाँ पर पटवाल कहते हैं, पटवाल लेने हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले क्षेत्रों में जटलू कहा जाता है। शिमला जिले में किसी व्यक्ति के वंशजों का नाम उसके व्यक्तिगत नाम के आधार पर रखा जाता है। उदाहरण के लिए गंगिया के बेटों या वंशजों को गंगटा कहा जाता है, जिसे टा का अर्थ बेटा या वंशज है। कुछ क्षेत्रों में टा के स्थान पर इक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार खीमा और औलाद या वंशज खमाइक के रूप में संबोधित किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा ऑक्टा, मतलब कि टा लास्ट में मिलता है, जो ऊपर के क्षेत्र है आपके, जैसे रोडू हो गया, चौपाल की साइड का जो एरिया है वहाँ पर टा आपको मिलता है, जैसे ऑक्टा मिलता है, चामटा, मतलब लास्ट में टा मिलता है, तो ये एक वंशज होता है, या टा का अर्थ होता है बेटा या वंशज। ठीक, तो ये आपने देखा होगा आपके कईयों के नाम के साथ होता है। विवाह संबंधी रीति रिवाज की बात करेंगे। रुबारी, धामू अथवा मजोमी अथवा रिवारा, ये शब्द हिमाचल में मध्यस्थ आजादी का रिश्ता जोड़ने वाला व्यक्ति के लिए होते हैं। हिमाचल में दूल्हे का पिता दुल्हन के पिता का विवाह हिमाचल में दूल्हे का पिता दुल्हन के पिता का विवाह में होने वाला खर्च चुकाता है। इस भुगतान को डेहर या डेहरी कहा जाता है, परंतु मैदानों में इसके विपरीत लड़की के परिवार द्वारा लड़के के परिवार को उपहार दहेज दिया जाता है, तो ऊपर के क्षेत्र में डेहर कहा जाता है। जब जोड़ी तय हो जाती है तो टिक्का भेजा जाता है, जो समाज के उच्च वर्गों में देखा जाता है। मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार में सगाई अथवा सोठा किया जाता है। लड़के के पिता की तरफ से एक पुरोहित अथवा कोई संबंधी लड़की के माता पिता के पास कुछ गहने और पैसे लेकर के जाता है। इस प्रस्ताव को सोठा कहा जाता है। चंबा में इसे बांधा देना कहते हैं तथा मंडी में दूर दराज के क्षेत्रों में वरीना कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में विभिन्न त्योहारों पर गहनों तथा कपड़ों के उपहार मंगेतर के लिए भेजे जाते हैं। इसे किन्नौर में छारमी नाता तथा बाकी स्थानों पर तिहार कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। बट्टा सट्टा अट्टा सट्टा का नाता, आंतरिक अदला बदली का विवाह। इस प्रणाली में एक पिता अपनी पुत्री का हाथ जिस लड़के को देते हैं उसके पिता को अपनी पुत्री का विवाह लड़के के पिता की पसंद की किसी तीसरे व्यक्ति से करवाना पड़ता है। एक बार मंगनी तय हो जाने पर इसे रद्द करना लगभग असंभव होता है। एक दल रिश्ता तोड़ता है तो दूसरे दल को रस्मों में खर्च हुए सभी पैसे चुकाने होते हैं। ये इस रिवाज में प्रथा में है। विवाह का एक प्रकार है ये, है ना। उसके बाद संगोत्र विवाह, एंडोगेमी,
अपनी ही जाति में विवाह करना। जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको, जैसे मान लीजिए किसी का गोत्र सहोता है तो वो सहोता से ही शादी कर लेगा, या किसी का गोत्र कौंडल है तो वो कौंडल से ही शादी कर लेगा, ठीक है। या किसी का गोत्र पनवर है तो वो पनवर से, या किसी का गोत्र चौहान है तो वो चौहान से ही शादी कर लेगा, तो वो हो गया सगोत्र, ठीक है। ये आपका सोशोलॉजी का पार्ट है, जो समाजशास्त्र है उसका ये पार्ट है, जो आपका टीजीटी कमीशन में लगा है, वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं टीजीटी आर्ट्स में। विजातीय विवाह, एक्सोगेमी, अपनी जाति से बाहर विवाह करना, ठीक है, मतलब कि इंटरकास्ट मैरिज। विवाह संस्कार जैसे अनाकांग, नोटिकिंग, फिरंग, किन्नौर में तथा मोदे और क्वाची लाहौल स्पीति में किए जाते हैं, तथा मैदानों में लोग इनके बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। किन्नौर में लोग बहुपति प्रथा भाइयों में तथा मातृसत्तात्मक प्रथा का अनुसरण करते हैं, जहाँ कई भाई बच्चों के साझे पिता होते हैं तथा सबसे बड़े भाई को तेग बाबल तथा सबसे छोटे भाई को गोटा बाबल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद फेरोनी, अपने पिता के घर पहली बार जाने के बाद वधू का ससुराल आने का संस्कार होता है फेरोनी। सगरांद, दूल्हे का परिवार सबके सामने अपनी अमीरी दिखाने के लिए उपहार देता है। राज्य के निचले इलाकों में सामूहिक विवाह, शांति, लगन, वेदिका, विदा, अंदरन, अंधेरा जिसे कहते हैं, दुल्हन का अपने नए घर में प्रवेश करना अंधेरा कहा जाता है। और जैसे रीति रिवाजों का आमतौर पर पालन किया जाता है, ये रीति रिवाज पंजाब में प्रचलित है और वैदिक तरीकों से निभाए जाते हैं। जिस दिन दुल्हन अपने नए घर में प्रवेश करती है उस दिन परिवार के पुजारी के मार्गदर्शन में एक विशेष हवन व्याह लुहाद किया जाता है। तो ये जो निचला क्षेत्र है, जैसे सोलन का क्षेत्र है आपका, बिलासपुर हो गया, हमीरपुर हो गया, और कांगड़ा का कुछ निचला क्षेत्र, और वहाँ पर ये प्रथाएं ये किया जाता है, अंधेरा कहते हैं। जैसे कि मान लो विदाई हुई लड़की की, तो जैसे उसका होता है खंडा पटका वो पहुँचाना होता है, ठीक है, प्रवेश घर, गृह प्रवेश, तो उसके बाद दुल्हन का अपने नए घर में प्रवेश होता है। मिलनी होता है, एक मिलनी होता है, जैसे कि शादी हो जाती है तो उसके बाद जो शादी के अगले दिन जैसे कि लड़के के घर से जाते हैं लड़की के घर से, तो वहाँ पर मिलनी, उससे पहले एक मिलनी होती है मामा मिलनी, ठीक है। भाई बंधु जो बारात का स्वागत करते हैं उसमें मिलनी होती है, मामा मिलनी होती है, भाई की होती है, जो भी होते हैं परिवार में उसकी भी मिलनी होती है। जब बारात दुल्हन के गांव में पहुंचती है तो दुल्हन के भाई बंधु बारात का स्वागत करते था, एक दूसरे को उपहार भेंट करते हैं, मतलब उसमें होता है उपहार, जो भी गिफ्ट होते हैं, इस रिवाज को मिलनी कहा जाता है, ठीक है। और विवाह के प्रकार की बात करेंगे, अब यहाँ से विवाह के प्रकार हम देख लेते हैं। बहुपति प्रथा, यह प्रथा किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा के दूरदराज के क्षेत्रों में प्रचलित है। शिमला के डोडरा क्वार क्षेत्र और सिरमौर के हाटी समुदाय में यह बहुपति प्रथा प्रचलित है। इसमें अगर लड़की का विवाह बड़े भाई से होता है तो वह सब भाइयों की पत्नी बनती है। इस प्रथा के पक्ष में तर्क है, जैसे कि यह प्रथा पांडवों की विरासत है और यह क्षेत्र की वास्तविक जनजाति की विरासत भी है। यह प्रथा भूमि के बंटवारे को रोकती है। बहुपत्नी प्रथा, इस एक व्यक्ति एक से अधिक महिलाओं से विवाह करता है। बट्टा सट्टा अदला बदली, इसमें व्यक्ति को अपनी सगी या चचेरी बहन को अपने होने वाले पत्नी के भाई या चचेरे भाई को विवाह करके देनी पड़ती है। बट्टा सट्टा अट्टा सट्टा का नाता, बट्टा सट्टा अट्टा सट्टा का नाता अंतर पारिवारिक आदान प्रदान द्वारा विवाह है। एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक पिता अपनी बेटी का हाथ किसी ऐसे लड़के को देने का वादा करता है जिसका पिता एक दायित्व के तहत अपनी बेटी की शादी किसी तीसरे व्यक्ति के लड़के से करना चाहता है, जिसमें एक दिलचस्पी रखता है। यदि सगाई तय होने के बाद एक पक्ष पीछे हटता है तो उन्हें समारोह के संबंध में किए गए सभी खर्चों का भुगतान दूसरे पक्ष को करना होगा। रीत विवाह क्या होता है? जब एक महिला अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह करना चाहे तो उसका पहला पति दूसरे पति होने वाले पति को रीत धन दिया जाता है, जितना वो मांगेगा, है ना, उसे रीत विवाह कहते हैं। ब्याह, हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के विवाह प्रचलित है। ब्याह, झंझरारा, गड्डर, परेना कहते हैं जिसे ना। ब्याह शास्त्रों के अनुसार किया जाने वाला विवाह उसे ब्याह कहते हैं। झंझराड़ा, यह रूढ़िवादी ब्राह्मण विवाह नहीं है और यह सप्तपदी
अग्नि के चारों ओर वर वधू द्वारा 7 कदम चलना रहित विवाह है। पहाड़ी संस्कृति में के विशिष्ट पारंपरिक समारोह में पिता कुछ करीबी रिश्तेदारों के साथ दुल्हन के घर जाते हैं। वही दुल्हन को उपहार के रूप में दी जाने वाले कपड़े और आभूषणों के साथ साथ नथ जो नाक में पहनी जाती है या बालू नामक एक नाक की अंगूठी लाते हैं। नाक की अंगूठी तो नहीं होती है, नाक में डालने वाली नथ होती है ना, जैसे लड़कियों में देखी होगी आपने, डाल ली। ठीक है। सिरमौर में लोग घरों की दीवारों पर सुंदर चित्र बनाते हैं और उनके सामने एक जलता हुआ दीपक रखते हैं। दूल्हा इन चीजों के सामने बैठता है और वे धूप हवन जलाते हैं। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को थोड़ा मीठा गुड़ खिलाते हैं। शादी के इस विशेष भाग को घरासनी प्रथा कहा जाता है। देखो, घरासनी प्रथा कहा जाता है और निचले क्षेत्रों में जो घरासनी होती है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो वो जब वो नया घर डालते हैं तो उसका जो गृह मतलब उसमें रहना शुरू करते हैं, तो उस समय जो किया जाता है फंक्शन टाइप, उसे घरासनी कहते हैं निचले क्षेत्रों में, है ना। यह विवाह समारोह का समापन है। शादी की ये कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। ये मैंने जो बताया है ना, ये भी क्वेश्चन मिल सकता है आपको, स्टेटमेंट है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं है। शादी के 3 दिन बाद दुल्हन के माता पिता नवविवाहित जोड़े से मिलने आते हैं और साथ में कुछ खाने का सामान भी लाते हैं। इस अवसर को मुड्डा पुली कहते हैं। 3 दिन बाद दूल्हा और दुल्हन भी उनसे मिलने आते हैं। जब दूल्हा अपने ससुराल में प्रवेश करता है तो वह उन्हें नजर और धलोकरा नामक उपहार देता है, जो 1 रुपये का सिक्का होता है। इस वापसी यात्रा को दानोवर या धनोज कहते हैं। ये सारे आपने ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। इस बुक्स में डायरेक्ट लाइनें यहाँ से पेपर में देखने को मिलती है। कुल्लू में इस तरह की शादी को पुनीम नाल कहा जाता है। पुनीम नाल कहा जाता है। पुनीम नाल कहा जाता है। ठीक है। दूल्हे की तरफ से 4 या 5 लोग दुल्हन के घर जाते हैं, उसे कपड़े पहनने में मदद करते हैं, उसके सिर पर टोपी पहनाते हैं और फिर उसे दूल्हे के घर तक ले जाते हैं। गद्दर या परैना गद्दर विवाह पद्धति जंजराड़ा शैली से काफी मिलती जुलती है, लेकिन इसमें गणेश पूजा नहीं होती। ठीक है। उसके बाद है झिंड फूकी या जराड़ फूकी। ये काफी बार पूछा जाता क्वेश्चन, है ना। झिंड फूकी या जराड़ फूकी, झाड़ी जलाना। चंबा और कांगड़ा की जनजातियों में लोकप्रिय है ये। चंबा में इस समारोह को झिंड फूकी कहा जाता है। यह एक तरह की भाग कर की गई शादी है, रन मैरिज है मतलब। यह शादी माता पिता की मंजूरी के बिना होती है। जेनुतुंग और जेनेकांग यह एक आम विवाह है। किन्नौर में इसे जेनुतुंग और जेनेकांग कहा जाता है और हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में झांझराड़ा या गाडर विवाह कहा जाता है। अगर लड़की का पिता प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो वार्ताकार उसके सामने 5 रुपए रखते हैं और उसके सामने एक शराब की बोतल रखी जाती है। इसके कॉर्क पर थोड़ा मक्खन लगा होता है। फिर लड़के का चाचा या वार्ताकारों में कोई एक लड़की के परिवार के प्रत्येक सदस्य के माथे पर मक्खन का टिक्का लगाता है और 2 शब्द बोलता है, तच्छे तमेल, जिसका अर्थ है भगवान इस अवसर को आशीर्वाद दे। बोतल से शराब खुशी खुशी पी जाती है। इस समारोह को कोरियांग कहा जाता है। शादी के बाद दुल्हन का अपने माता पिता के घर की पहली यात्रा को मेतांग शमा कहा जाता है। दरोस डब डब यह एक जनजातीय विवाह है जो किन्नौर में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है? किन्नौर में। लड़की को जबरन मेले या त्योहार के मैदान में उठा लिया जाता है। लड़के के पिता उसी समय लड़की के पिता से मिलने के लिए 2 लोगों को रवाना करता है और अपने पुत्र के कृत्य के लिए माफी मांगता है। तब वह लड़की के पिता को हर्जाना मांगने को कहता है, जो इज्जत कहलाता है। यह 100 रुपए से 500 रुपए तक होता है। 1 महीने के अंदर लड़का अपने संबंधियों तथा 2 महिला पहरेदारों के साथ लड़की को वापस उसके घर भेजता है। इस अवसर पर 3 से 4 टोकरियां केक, र्युमलंग, चिलगोजा, सूखी खुमानी तथा चुली फूलों के हार अपनी सास और अन्य परिवारों के सदस्यों के लिए भेजता है। क्षमानुसार पैसे भी दिए जाते हैं। इस
रस्म को स्टेन रानिक कहा जाता है। दम चलिस प्रेमी एक साथ भाग जाते हैं, परंतु तय होने के सामान्य विवाह किया जाता है। तय होने के बाद जब लड़की की विदाई होती है तो लड़का लड़की की माँ को 500 रुपये देता है, जिसे मासोरे कहा जाता है। यह माँ के दूध का मूल्य होता है। हरी या हार की बात करेंगे। जब कोई लड़का किसी लड़की का अपहरण करता है या कोई लड़की अपने मंगेतर के साथ भाग जाती है तो उसे हार कहा जाता है। यह घटना खासकर मेले या शादी विवाह में घटती है। शादी को जाने के बाद जब लड़के का पिता लड़की के घर बेटे द्वारा की गई गलती की माफी मांगने जाता है, दंड स्वरूप कुछ पैसे भेंट करता है, जिसे इज्जत कहा जाता है। जब महिला अपने नए पति के साथ घर बसा लेती है तो अनुष्ठान किए जाते हैं। चंबा के गद्दी समुदाय में भगवान शिव को विशेष पूजा की जाती है, जिसे नुआला के नाम से जाना जाता है। तो ये पीजीटी के एग्जाम में लाइन पूछी जा चुकी है। किन्नौर में इसे डुबडुब कुचिस या खुटू कीमा के नाम से जाना जाता है। किन्नौर में झूठ पाना गद्दियों के बीच लोकप्रिय है। गद्दी विवाह समारोह 2 बार करते हैं। पहला झूठ पाना कहलाता है जब दुल्हन आमतौर पर नाबालिग होती है। उसके बाद 5 या 10 साल बाद उसके बाद असली शादी होती है। घर जवंतरी या जवानत्री यह प्रथा गद्दियों में प्रचलित थी। यह एक मातृस्थानीय विवाह है जिसमें पुरुष अपनी पत्नी के साथ के घर 5 से 7 साल मजदूरी करता है। विधवा पुनर्विवाह शिमला में इसे करेबा के नाम से जाना जाता है। कांगड़ा और चंबा क्षेत्रों में इसे झांझराड़ा गुडनी कहा जाता है। इसे चोला डोरी के नाम से भी जाना जाता है। टोपी लाना पंगवाल जनजाति में है। दूसरी पति आमतौर पर पहले पति का भाई होता है। जब विधवा का दूसरा पति कोई अपरिचित व्यक्ति होता है तो उसके लिए पहले पति के परिवार को रीत के रूप में या 1 या 2 रुपए देना आम बात है। इस खास रीत को मक्तल के नाम से जाना जाता है। उसका तलाक की बात करेंगे। हिंदू शास्त्रों में विवाह को जीवन में कभी न टूटने वाला बंधन बताया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में हिंदू महिलाओं को अपने पति को तलाक देने का हक दिया है। तलाक को कुछ जनजातीय समुदायों में डेहरी, हरी या हार कहा जाता है। इसमें तलाक की इच्छुक सुर लकड़ी की एक टहनी पकड़ते हैं तथा गुहाओं के सामने उसे तोड़कर अपने पीछे फेंक देते हैं। रीत का भुगतान भी विवाह को समाप्त करने की एक प्रथा है। रीत का पैसा नए पति या उसके पति को दिया जाता है। लाहौल क्षेत्र में दंपति ऊन का एक पतला धागा बनाते हैं, उसे छोटी उंगलियों से पकड़ते हैं, तलाक का संकेत देने के लिए इसे तोड़ देते हैं। कुछ गांव में दंपति को एक दूसरे से तलाक लेने के लिए एक पत्ते को 2 टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। अधिकांश गांवों के बाहर देहरी स्मारक सती प्रथा की याद दिलाते हैं, जिसमें विधवा अपने पति की चिता पर खुद को जला लेती थी। जनजातियों में तलाक की विभिन्न प्रथाएं। किन्नर में है तग चोचा, सिंग, तंग तंगगट, तंग टक, तग। पंगवाल में चरदे, खंपा, खरेज, जट सारी, झा दल हुआ। ठीक है, ये अलग अलग नाम है, अपने अपने अकॉर्डिंग आपने इसको प्रोनाउंसिएशन कर लेना है। लाहौल कुड़पा चरदे, ठीक है, ये जनजातियों के तलाक की विभिन्न प्रथाएं हैं। मृत्यु संस्कार की बात करेंगे। जैसे ही मनुष्य की मृत्यु निकट होती है, बीमार व्यक्ति को जमीन पर रख दिया जाता है, उसका सिर उत्तर की तरफ किया जाता है। जैसे ही उसकी मृत्यु हो जाती है, शंख बजाया जाता है, जिसमें संबंधियों को फूट फूट कर रोने और मृतक के घर पहुंचने का संकेत मिल जाता है। जब शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाते हैं तो आधे रास्ते पर अर्धमार्गी संस्कार किया जाता है। शरीर को कुछ समय के लिए नीचे जमीन पर रखा जाता है, फिर शमशान घाट ले जाकर दाह संस्कार से पहले पिंडदान जौ के आटे, तिल और घी के गोले बनाकर किया जाता है। पिंडदान होता है उसे। उसके बाद अंतिम संस्कार कर देते हैं। चिता में लकड़ी पाना पुण्य माना जाता है। निकट संबंधी कुछ समय के लिए मृतक रहते हैं, जिसमें मीट, तेल, मछली, लहसुन, प्याज का प्रयोग निषेध होता है। दाह संस्कार के बाद अस्थियों को घर ले जाकर पेड़ के साथ बांध दिया जाता है और शुभ दिन देखकर उन्हें हरिद्वार जाकर गंगा में विसर्जन किया जाता है।
मृतक की आत्मा की शांति के लिए हर रोज 13 दिन तक पिंडदान, पक्के चावल, तिल और दही के गोले बनाकर पक्षियों को खिलाना किया जाता है। ये पिंडदान होता है। 10वें दिन कपड़े धोए जाते हैं, जिसे दशांग कहते हैं। कपड़े धुलाई पवित्र गरुड़ पुराण का पाठ पुरोहित द्वारा किया जाता है। किसी की आकस्मिक मृत्यु पर एक विशेष संस्कार पिंडी किया जाता है। केवल किन्नौर में किसी की मृत्यु पर 3 तरह के संस्कार होते हैं। डूबंत, मृत शरीर को नदी में फेंकना। भकंत, मृत शरीर को खुले मैदान में गिद्धों और पक्षियों के भक्षण के लिए फेंकना। फुकंत, मृत शरीर को जलाना। तो ये आपने किन्नौर से संबंधित 3 मृत संस्कारों को ध्यान में रखना है। किन्नौर में व्यक्ति की मृत्यु पर सभी ग्रामवासी उसके घर पर रात में इकट्ठे हो जाते हैं। इसे ट्रम रातिंग कहते हैं। मृत शरीर को एक बड़े बर्तन लाम कुनियाल में नहलाया जाता है। डॉक्टर गौतम शर्मा ने अपनी पुस्तक फोकलोर ऑफ हिमाचल प्रदेश में इन रस्मों का विस्तृत वर्णन किया है। मृत शरीर को अंतिम संस्कार शमशान घाट को ले जाते हुए शरीर की टांगों को खूंटे की मदद से पीछे की तरफ मोड़ा जाता है। यह माना जाता है कि यदि टांगे सीधी रही तो शरीर में कोई आत्मा प्रवेश कर सकती है। शमशान घाट में लामा शरीर को बालों से पकड़कर उसके कानों में प्रार्थना फोआ सुनाते हैं। मृत्यु के 3रे दिन छोलिया की रस्म तथा 13वें दिन धाम कोचांग रस्म क्रिया की जाती है। 1 साल बाद लामा फुलयाच अथवा दलयांग संस्कार करते हैं। लाहौल घाटी में यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति मर जाए तो लामा के आने तक कोई भी मृत शरीर को छूता नहीं है। लामा मृत व्यक्ति को की आत्मा से वंदना करते हैं तथा उसके कानों में आत्मा को शरीर छोड़ने को कहता है। यह फुहान कहलाता है। स्पीति घाटी में जब कोई मृत्यु होती है तो जानवर एक तरह तांत्रिक को बुलाया जाता है तथा यह पूछा जाता है कि मृत शरीर को जलाया जाए, दफनाया जाए, टुकड़ों में काटकर पहाड़ी पर जंगली जानवरों द्वारा खाए जाने के लिए फेंका जाए। उसके बाद पहनावा की बात करेंगे। चित्र, लकड़ी पर कारीगरी, पत्थर की मूर्तियां, लोकगीत आदि में हमें इतिहास में इस क्षेत्र की पोशाकों तथा पहनावे के बारे में पता चलता। उसके बाद 12 साइला पत्थर की पट्टियां जो मंडी में बनाई गई है। उसमें क्या होता है, मृत राजा था उनकी उप स्त्रियों की याद में बनाई गई है। 12 साइला पहाड़ी चित्रकारी हमें राजाओं तथा सामान्यतः जनता के पहनावे के बारे में भी जानकारी देती है। लोकगीत जैसे गौनगी बिलासपुर, मंडी, शिमला तथा सिरमौर में गाई जाती है। गंगी कहते हैं ये, ठीक है, गंगी होता है ना, ठीक है। गंगी बिलासपुर, मंडी, शिमला तथा सिरमौर में गाई जाती है। इनमें भी हमें स्त्रियों के पहनावे का पता चलता है। मंडी और बिलासपुर में छोरी एक लड़की का प्यारा नाम है, जो भी एक गीत है। इसमें नायिका पानी का घड़ा भर कर लाने के लिए रंगीन दुपट्टा लेकर जाती है। हिमाचल की कुल्लू घाटी शॉल बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आरंभ में शॉल के सिर्फ चेक का डिजाइन था, परंतु बाद में जब बुनकरों ने किन्नौरी स्वरूप में से बाहर निकलकर सोचा तो उन्होंने पट्टियां, फूलों और पत्तों के डिजाइन भी बनाए। बहुत कम लोग जानते हैं कि शॉले 1974 में किए गए एक प्रयोग का नतीजा था, जब हिमाचल प्रदेश राज्य हथकरघा निगम ने परंपरागत किन्नौरी पट्टू और दोहरू से देखकर शॉल का डिजाइन तैयार किया था। आज इनकी बुनाई कल्पा, निचार, रेखा उपयोग किन्नौर के झांगी में की जाती है। किन्नौरी शॉल का महीन गहन आकर्षण पिरामिडीय त्रिकोण चकोर
वर्गाकार और पट्टियों के डिजाइनों के कारण है, परंतु यह सभी डिजाइन बिना किसी फूलों के डिजाइन के बिना बनाए जाते हैं। 1944 में भुट्टी बुनकर सहकारी समिति वेद राम ठाकुर कुल्लू से 8 किलोमीटर दूर भुंतर के पास समसी में स्थापित की गई। किन्नौरी और कुल्लू शॉलें एक समय में पासम, दोहरू और पट्टू के साथ तिब्बत भेजी जाती थी और बदले में अन्य माल लिया जाता था, परंतु अब यह लवी मेले में बेची जाती है। अब पोशाक, विवरण उसका और क्षेत्र की बात कर लेंगे हम। कुल्लू शॉल, शुरुआत में यह शॉल ज्यामितीय आकार के रूप में थी, बाद में इसमें फूलों के डिजाइन अपनाए गए। कुल्लू घाटी किन्नौरी की बात करेंगे। किन्नौरी शॉल 1974 में निमित्त कोणीय ज्यामितीय पैटर्न के साथ बुना जाता है किन्नौर में। पूला, घास के जूते, यह घास की बनाई जाती है। सबसे पहले हिस्सा मोड़ी हुई सुतली से बना एक अद्भुत ज्यामितीय डिजाइन होता है जिसे किन्नौर में जोम्बा कहा जाता है। इनकी पतली मोटी होती है, तली मोटी होती है जो बर्फ पर चलने में मदद करती है। सबसे कलात्मक पूला पांगी में बनता है, जिनकी पतली भेड़ अथवा बकरी की चमड़ी की बनी होती है। किन्नौर और पांगी में होती है पूला। जुड़खी, जो अचकन की तरह होती है, कमर तक का कोट कुर्ता अथवा दोहरू जिसे चंबा था किन्नौर में साड़ी की तरह शरीर पर लपेटा जाता है। किन्नौर, चंबा और शिमला आदि। चोला, ऊन से बनी काली रस्सी की कमर पर लपेटा जाता है जिसे डोरा कहते हैं। इस कमरबंद में कुल्हाड़ी, बांसुरी तथा दराट रखा जाता है। इसे चंबा गद्दी जनजातियों के द्वारा का क्षेत्र है। थेपांग और बसहरी टोपी, किन्नौर के लोगों को विशेष तरह की टोपी से पहचाना जा सकता है जिसे पंग कहते हैं। किन्नौर से बाहर इसे बुशेरी टोपी कहा जाता है। यह महिलाओं तथा पुरुषों की मुख्य पोशाक होती है। खास तौर पर इसमें टिकेमा का फूल लगाया जाता है जो इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। तो ये किन्नौर और शिमला में इसका क्षेत्र मिलता है। लोचड़ी, कांगड़ा तथा चंबा का एक विशेष स्वरूप की सूती चोगा होता है। कांगड़ा और चंबा का। झग्गी, यह ऊनी कपड़ा होता है जो घुटनों तक की लंबाई का होता है। यह गाची अथवा ऊनी रस्सी के साथ कमर पर बांधा जाता है। मंडी, कुल्लू और शिमला में। शिमला इसके क्षेत्र है। ढाटू की बात करेंगे तो यह वर्गाकार कपड़ा जैसे महिलाएं, ऐसा होता है वर्गाकार, है ना, महिलाएं सिर पर बांधती है तथा यह ऊपरी हिमाचल के में खासकर शिमला, चौपाल, रोहड़ू, कोटखाई, जुब्बल, ठियोग और कुमारसैन में पहना जाता है, जैसे शिमला, सिरमौर और कुल्लू में। अंगा, यह पुरुषों में पसंद किया जाने वाला घुटनों तक पहुंचने वाला कपड़ा होता है। सिरमौर, मंडी और कांगड़ा में पहना जाता है इसे अंगा। चपकन, रोहड़ू और पब्बर घाटी में एक फ्रॉक की तरह पुरुषों की पोशाक होती है। इसे रोहड़ू और पब्बर और घाटी में होता है, इसे चपकन कहते हैं। उसके बाद है चौपटा अथवा सुपटा, यह भी आकार के गले वाला घुटनों तक पहुंचने वाला चोगा है जिसे पुरुष तथा महिलाएं दोनों पहनती है। रामपुर, कोटखाई, कोटगढ़, कुमारसैन और शिमला में पहना जाता है। पिसवाज, यह उत्कृष्ट मलमल का बना रंगीन चोगा होता है। इसका दूसरा नाम घाघरा अथवा चोलू है। ये कहाँ पहना जाता है? तो चंबा और मंडी में पहना जाता है। चोलू, यह पुरुषों की साधारण पोशाक यह घुटनों तक पहुंचने वाली लंबी पोशाक है। और कहाँ पहना है? तो कांगड़ा घाटी में। उसके बाद चूबा, यह पुरुषों की पोशाक है। शिमला और किन्नौर में यह पहना जाता है। रेस्ता, यह महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहुंचने वाला लंबा चोगा है। शिमला में यह पहना जाता है। पट्टू, जैसे कंबल भी कहते हैं ना, यह बहुत से काम आने वाला कपड़ा है जो पूरे राज्य में इस्तेमाल होता है। यह घर में बुनी ऊनी चादर है जो शतरंज के बोर्ड की तरह
शैली में बुनी होती है। यह पट्टू पर चेक डिजाइन की लुंगीधारी कहा जाता है। बॉर्डर में धारियां के तालमेल वाला डिजाइन होता है जिसे मोथरा कहा जाता है। छोटे खानों वाले चेक पट्टू को महीन चित्रू कहा जाता है। दूसरा उल्टा सुल्टा है जिसका अर्थ दायां तथा उल्टा। काला तथा मोटा पट्टू धुमकुरु कहलाता है। एक पट्टू का नाम उसके कंदी जैसे स्वरूप के कारण कांधो कहलाता है। हिमाचल में ये पहना जाता है, पट्टू ढका जाता है, पट्टू होता है। ठीक है, रुमाल की बात करेंगे। चंबा के रुमाल पर किए जाने वाले कलात्मक कार्य अपनी कढ़ाई की कलाकारी तथा सूक्ष्म चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं। चंबा के रुमाल मुगल दरबार में रखे गए थे तथा भारत और विदेशियों के संग्रहालयों में संरक्षित है। ये चंबा का रुमाल। सदरी की बात करेंगे। सदरी हिमाचल प्रदेश के कोटगढ़ तथा कोटखाई चौपाल ठियोग क्षेत्र में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली जैकेट होती है शिमला में। ठीक है, गाची की बात करेंगे। यह एक साधारण सफेद कपड़ा होता है जो महिलाओं द्वारा उसकी कमर के चारों तरफ पट्टा अथवा चुपट्टा के ऊपर पहनी जाती है। कुल्लू, किन्नौर और शिमला और सिरमौर में। नामदा, इसे ऊन के बुनने की बजाय पीट कर बनाया जाता है। यह दरी के समान पर प्रयोग की जाती है, मतलब दरी के समान प्रयोग की जाती है। हिमाचल प्रदेश में इसका क्षेत्र है, मतलब वहां पर ये प्रयोग की जाती है। उसके बाद है लोहिया। लोहिया तो आपने सुना ही होगा। तो लोहिया होता क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। लोहिया की बात की जाए तो सिरमौर, शिमला, चौपाल और ठियोग के पुरुषों द्वारा प्रयोग होता है। यह एक ऊनी चोगा है। यह एक ऊनी चोगा है और जिसे कंधों तथा हाथों से पीठ पर संभाला हुआ होता है। लोही की बाजुएं कभी कभार पहनी जाती है। ठीक है, मतलब कभी कभार इसमें पहनी जाती है, जबकि कोई भी लोहिया बिना बाजू के नहीं होता। लोहिया नाम लियो शब्द से लिया जाता है जिसका अर्थ है ऊनी अथवा पश्मीना कंबल अथवा चद्दर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने लोहिया और पहाड़ी टोपी को अपनाया तथा इसे डिग्री देने वालों द्वारा शैक्षणिक वस्त्र के रूप में दीक्षांत समारोह कॉन्वेक्शन के समय पहना जाता है। सिरमौर, चौपाल और शिमला, ठियोग में ये पहना जाता है ना। उसके बाद थोड़ा ये सेशन काफ़ी लंबा हो जाएगा तो यहीं तक मेरे हिसाब से करते हैं। बाकी इसका जो पार्ट है वो नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। ये 251 के बाद का ना, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।